हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गो ग्रो एंड गेन एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए हीट ट्रांसफ़र को नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। आखिर हीट ट्रांसफ़र क्या है, इसको समझने से पहले थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र को हम समझ लेते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड द हीट ट्रांसफ़र। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए अप्लाई की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन तक अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती है, क्या क्या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र के बीच में क्या अंतर है। कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो थर्मोडायनेमिक्स डील करता है वो हीट, वर्क और जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इनके बीच में रिलेट करता है। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हमारे बीच में बनते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। हीट ट्रांसफ़र के अंदर वहीं पर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के अंदर हम जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो कितनी स्पीड में हो रही है, क्या उसकी रेट है, टाइम के ऊपर डिपेंड किस तरीके से हो रही है, किस किस पोजीशन पे कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हम उससे डील करते हैं। ना कि कोई प्रोसेस हो रही है बस केवल उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस किस पोजीशन पे कितनी कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमको समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हीट, वर्क और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में रिलेशंस बताता है। वहीं पे हीट ट्रांसफ़र क्या बताता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की स्टडी करना बताता है। सेकंड पॉइंट हमारा देखेंगे हम, इट डील्स विद द सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम सो इट कांट प्रेडिक्ट क्वांटिटेवली द रेट ऑफ चेंज इन प्रोसेस सच एज हीट ट्रांसफ़र। थर्मोडायनेमिक्स किस लिए डील करता है, किसके लिए डील करता है कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए तो थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। कि भाई इक्विलिब्रियम अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई की जाती है। कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है। इसलिए वो इस तरीके की स्टडी नहीं कर सकता, सो इट कांट प्रेडिक्ट द क्वांटिटेवली द रेट ऑफ चेंज इन प्रोसेस सच एज हीट ट्रांसफर। वो इस तरीके की क्वांटिटेवली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसकी रेट क्या होगी। जैसे कि अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हीट ट्रांसफ़र कितने अमाउंट पे हो रही है, किस किस पोजीशन पर, क्या वो किसी पोजीशन पे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रहा है। वो कौन बताएगा, हीट ट्रांसफ़र के अंदर एडवांस्ड पढ़ना पड़ेगा, वो हमें हीट ट्रांसफ़र में पढ़ना पड़ेगा। तो हीट ट्रांसफ़र में पढ़ना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर में नॉन इक्विलिब्रियम ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नॉन इक्विलिब्रियम ग्रेडियंट मतलब कि अगर हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम जानते हो रही है तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर, हर पोजीशन पे टेम्परेचर कुछ वेरी करेगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की स्टडी करनी पड़ेगी हमें, टेम्परेचर ग्रेडियंट की स्टडी करनी पड़ेगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की एनालिसिस के लिए। तो हमें समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स बेसिक नीड तो है हीट ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस को समझने के लिए, उसके रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को समझने के लिए हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सबसे मेजर रोल आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट और टेम्परेचर, या बोल दें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर रोल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं इट इज़ द हीट ट्रांसफ़र इज़ द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स इज़ द बेसिक टू ऑल हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। लेकिन ये पूरा इसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। मतलब कि हीट ट्रांसफ़र के लिए बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिम्मेदार है, मगर यह हीट ट्रांसफ़र किस तरह होगी, कितनी रेट से होगी, धीरे होगी या ज़्यादा होगी, इन प्रिंसिपल्स को डेराइव नहीं किया जा सकता बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है, थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया।
तो इसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर मेजर रोल करता है। यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द हीट ट्रांसफ़र इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या क्या एप्लीकेशंस है हीट ट्रांसफ़र के लिए, हीट ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी हो जाता है, हम ये पढ़ेंगे। हम देखेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या है। एक तो है बॉयलर्स, दूसरा हीटर्स, रेफ्रिजरेशन, रेडिएटर्स, इस तरीके से कई, ये सभी क्या है, हीट एक्सचेंजर्स है, हम इनको बोल सकते हैं इन सभी को हीट एक्सचेंजर्स बोल सकते हैं, जो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं। तो इसी के अंदर हीट ट्रांसफ़र की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के अंदर भी हीट ट्रांसफ़र की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी उसकी एफिशिएंसी आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, ये इस पर भी डिपेंड करती है कि उसका इंजन किस हिसाब से कूल हो रहा है या उसकी बॉडी किस तरीके से कूल हो रही है, तभी उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। हमें यह भी ध्यान में रखना है। एक हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो बॉम्बार्डमेंट हो रहे हैं, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो किस रेशियो में हो रही है, कोई थर्मल लॉसेस ज़्यादा तो नहीं हो रहे या कम तो नहीं हो रहे, तो उसके अंदर भी हीट ट्रांसफ़र की स्टडी मेजर रोल अदा करती है। उसी तरीके से हम देखेंगे टू चेक द हीट लोड्स इन द रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में भी हीट लोड्स को चेक करने के लिए हीट ट्रांसफ़र की एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है। वहीं पे हम सिविल इंजीनियरिंग में देखते हैं कि बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के जब बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, तो उस समय उसकी भी हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम ये जानते हैं कि कोई प्लांट्स में हमेशा ये ज़रूरत रहती है कि एफिशिएंट डिसिपेशन होना चाहिए थर्मल लॉसेस का, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से। तो हम इस तरीके का इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इस तरीके का इक्विपमेंट यूज़ में लेते हैं, जिसकी कॉस्ट, साइज़, फिजिबिलिटी इस तरीके से हो कि वो जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी ही हीट ट्रांसफ़र कर पाए। ये बात हमको समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब है हीट ट्रांसफ़र किस किस तरीके से होता है, क्या क्या तरीका है जिससे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। सबसे पहला तरीका हमारे पास है हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये तरीका है कि जो भी सॉलिड, लिक्विड या गैस जो भी हम लेवें, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जो डायरेक्ट टकरा के वाइब्रेशंस के द्वारा या काइनेटिक मोशंस के द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उससे हीट को कंडक्ट किया जा सकता है, मतलब कि हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। हमने ये मॉलिक्यूल्स बनाए हैं 1 2 3 4 5 6, इनका टेम्परेचर कुछ इस तरीके से ले लिया T1 T2 T3 T4 T5 T6। अगर ये वाला जो लेफ्ट साइड में जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ये हाइयर एनर्जी लेवल पे है, जिसका टेम्परेचर हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और T6 पे सबसे कम लोअर एनर्जी है, तो हीट हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। और किस तरीके से होगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट के द्वारा टकरा के, या फिर काइनेटिक मोशन इनके अंदर जनरेट हो जाएगा किस साइड में, जहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल है, इस तरीके से ये हीट ट्रांसफ़र होगी। एक दूसरा तरीका और है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं, मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में भी एक मेटेलिक होते हैं, एक नॉन मेटेलिक होते हैं। जो मेटेलिक हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ चार्ज लेके जाते हैं, और चार्ज के साथ वो हीट भी लेके जाते हैं। मतलब कि जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। तो मेटेलिक सॉलिड्स, जो प्योर मेटेलिक सॉलिड्स हैं, प्योर मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कंसंट्रेशन अच्छा होता है, तो कंसंट्रेशन अच्छा होने की वजह से वो हीट को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। वहीं पे नॉन मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं,
उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर कम होता है, तो पुअर एबिलिटी होती है हीट को कंडक्ट करने में। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई कि पहला मैकेनिज्म कौन सा है, हीट कंडक्शन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नाउ सेकंड हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन में हमने क्या लिया है कि एक सॉलिड बॉडी डक्ट ले लिया है, उस डक्ट के अंदर हम एक फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं। यहाँ पे जो मीडियम बनेगा, हम मीडियम कह रहे हैं यहाँ पे, वो फ्लूइड होगा। मीडियम हमने यहाँ पे फ्लूइड लिया है, ये फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं। तो फ्लूइड जो टच चल रहा है किसी सॉलिड बॉडी की सरफेस से, अब सॉलिड बॉडी का जो टेम्परेचर है और फ्लूइड का टेम्परेचर दोनों अलग अलग है। मान लीजिए सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, और उस फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं हम किसी सॉलिड बॉडी डक्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, सॉलिड बॉडी से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी, जो इससे टच होने वाला फ्लूइड मॉलिक्यूल है उससे होगी, और फिर उस फ्लूइड मॉलिक्यूल के पास जो हीट आएगी उससे हीट ट्रांसफ़र होगी, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके ऊपर वाली लेयर के ऊपर, उससे ट्रांसफ़र होगी। तो वो हीट जो फ्लो होगी, वो हीट फ्लो होगी कन्वेक्शन के द्वारा। तो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मूवमेंट में है, वो फ्लूइड हीट लेके जाएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इम्पॉर्टेंट है। तो हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है वो फ्लूइड और सॉलिड सरफेस ऑफ डक्ट के बीच में हो रही है। उसी तरीके से आगे क्या बोल सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड रिलेटिव टू द सरफेस। सबसे पहले क्या हो रहा है कि सॉलिड बॉडी और जो फ्लूइड मॉलिक्यूल जस्ट टच में है, उससे कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी। फिर उस फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड जो ऊपर चल रहे हैं, बाय द कन्वेक्शन वो हीट ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया हमारे पास में, फ्लूइड हो गया। उसी तरीके से कन्वेक्शन को भी दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक तो फ्री कन्वेक्शन होता है, जिसको हम नेचुरल कन्वेक्शन भी कहते हैं, और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, जो अभी हम पढ़ेंगे। फ्री कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड में टेम्परेचर डिफरेंस अगर है, फ्लूइड में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से उनमें डेंसिटी वेरिएशन भी बनता है, डेंसिटी वेरिएशन बन जाता है, अलग अलग डेंसिटी हो जाती है फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड की डेंसिटी वेरिएशन होने की वजह से उनमें बायंसी इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर बायंसी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, फ्लूइड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर फ्लूइड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो वो हीट कैरी करके आगे निकल जाएगी। बात समझ में आई। फ्री कन्वेक्शन के अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं हीट को बाहर निकालने के लिए। फ्लूइड को किसी भी प्रकार का, किसी भी पंप से फोर्स नहीं दिया है, किसी फैन से, ब्लोवर से हमने फोर्स नहीं दिया है। वो केवल डेंसिटी वेरिएशन की वजह से, बायंसी इफेक्ट की वजह से फ्लूइड हीट को लेके जा रही है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा। फोर्स्ड कन्वेक्शन जो मैंने बताया, किसी एक्सटर्नल एजेंसी जैसे कि ब्लोवर और फैन से हम एयर को फ्लो करवा रहे हैं। एक तो नेचुरल हो रही है डेंसिटी वेरिएशन की वजह से, एक हम किसी फोर्स दे रहे हैं, जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा एक फोर्स करके हमको हवा दे रहा है, तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो हमारे हाथ की जो, हमारे जो स्किन है वहाँ से जो टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को लेके जा रहे हैं। जैसे हम पंखे का एग्जांपल ले सकते हैं। पंखा क्या कर रहा है, पंखा हीट हमारी जो स्किन के ऊपर जो हीट है स्किन की सरफेस पे, उस हीट को रिमूव कर लेके जा रहा है। वो एयर जो फ्लूइड है वो लेके जा रही है। तो ये किस प्रकार का हुआ, फोर्स्ड कन्वेक्शन हुआ, ठीक है। तो फ्लूइड मोशन इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी लाइक ब्लोवर्स और फैंस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारे पास में रेडिएशन। हमारे पास में अगर दो बॉडी है, मान लीजिए ए और बी, दो तरीके की बॉडी है, और दोनों बॉडी को हमने एक इवैक्यूएटेड बॉडी में रख दिया। इवैक्यूएटेड बॉडी का मतलब होता है अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सब्सटेंस नहीं है, ना एयर है ना अदर कोई सब्सटेंस है, केवल वैक्यूम है। उस वैक्यूम में हम इस दोनों बॉडी को रखते हैं, जिसका एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है। मान लीजिए T1 का टेम्परेचर T2 के टेम्परेचर से ज़्यादा है, और अंदर वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कि कोई भी प्रकार का सब्सटेंस नहीं है, ना एयर है, मास जीरो है।
और इनके बीच में कोई भी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है। अगर हमने इनके बीच में कोई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं रखा है, फिर भी हीट ट्रांसफ़र T1 से ए बॉडी से दूसरी बॉडी में हो सकती है। अगर T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है या अलग है तो ए बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होकर बी बॉडी के अंदर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और इस हीट ट्रांसफ़र को लेके जाने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमिना है रेडिएशंस के द्वारा ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसके अंदर अगर मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस थ्रू थर्मल रेडिएशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो थर्मल रेडिएशंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का मतलब, एमिटर का मतलब है, एमिटर मतलब जो एमिट कर रहा है, जो हीट यहाँ से भेज रहा है, तो ये एमिटर हुआ, ये हीट ले रहा है, एब्जॉर्बर हुआ। तो जो एमिटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका मटेरियल कैसा है, यहाँ से बी का व्यू कैसा है, व्यू फैक्टर के जो हम आगे पढ़ेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर परफेक्ट वैक्यूम है, अगर कुछ भी नहीं है इसके बीच में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को ट्रांसफ़र किससे किया जा सकता है? रेडिएशंस के द्वारा। तो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। आज हम इसी टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे बेसिक हमने हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा कि बेसिक चीज़ें क्या है, हीट ट्रांसफ़र क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स से ऊपर है हीट ट्रांसफ़र, हमने ये भी पढ़ा क्या मैकेनिज़म्स, क्या मोड है हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और डेरिवेशन सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।